कक्षा 12वीं के सारे बच्चों का संतोष दांगी आपके अपने चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज हम इस वीडियो में आपकी जो वार्षिक परीक्षा है यानी कि 12 तारीख के दिन आपका वार्षिक परीक्षा संस्कृत का जो पेपर है कक्षा 12वीं का, उस पेपर के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझना और आपकी कमेंट्स के अनुसार ही मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रत्येक बच्चे कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और मैं जो जो पॉइंट या टिप्स आपको दे रहा हूं उन पॉइंट और टिप्स के अनुसार आपको काम कीजिएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। जान लेते हैं हम पेपर का पूरा एनालिसिस मैं आपको दूंगा, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और कहां कहां से आपके प्रश्न बनेंगे। 80 नंबर का आपका प्रश्न आ रहा है बच्चों। तो एक पहला, दूसरा, यहां पर दो प्रश्न आपको यहां पर इसमें प्रत्येक के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको प्रत्यय का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो आप प्रत्यय वाला जो चैप्टर्स है उसको अच्छे से समझ लेना। अब यहां पर ये जो शब्द दे रखा है पठित्वा, इसमें इक्त्वा प्रत्यय उत्तर आ रहा है, ये तो अपन ने जान लिया। लेकिन अपन बाकी के जो बचे हैं यानी कि मतुप ऐसा कौन सा प्रत्यय जिसमें मतुप प्रत्यय आता है। तो एक बात बताऊंगा मैं आपको, मेरी बात को समझना। मतुप प्रत्यय का जो उदाहरण होता है ना बच्चों, उसमें शब्द होता है, यानी कि जो मतुप प्रत्यय मान या आन, वान या मान तो उसमें भी होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मतुप का मैं एक उदाहरण यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा एक धनवान लिखा, ठीक है। अब मैंने एक धनवान लिखा, मैंने एक लिख दिया यहां पर श्रीमान। अब श्रीमान में आपने को बताना है, इसमें भी अलंत है और इसमें भी अलंत है, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी सारे जिसमें शब्द आते हैं, मेरी बात को नोट करना आप, जिसमें शब्द जो आते हैं ना, वो शब्द जिसमें आते हैं वो हो जाता है आपका मतुप का उदाहरण। और लास्ट में वान, मान, तो इसमें भी होता है, वती मती में भी आता है या वत मत में भी चलता है, लेकिन आपको इसको नोट करना है। और ये सब जब भी आता है तो बिना किसी सोचे समझे बच्चों आप उसमें मतुप प्रत्यय का उदाहरण को आप पहचान लेना और उसमें मतुप प्रत्यय आप लगा देना। मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको इसमें पहचाना जाता है। और यहां से आपको कुछ और कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। जैसे कि मैंने एक यहां पर गतवान उदाहरण ले लिया। अब इस गतवान में आपको बताना है हलंत इसमें भी और वान इसमें भी आ रहा है, तो ये कौन सा प्रत्यय की ओर जाएगा, है ना। गतवान तो इसमें भी है, लेकिन ये जाएगा आपका इक्तौतु की ओर। किधर जाएगा, इक्तौतु की ओर जाएगा, है ना, इक्तौतु, ठीक है। यह आपका इक्तौतु प्रत्यय होगा। क्यों होगा कि इसमें वान तो इसमें भी है, लेकिन जिसमें वान, क्योंकि इसमें धातु है और जिसमें धातु है और वान मान जुड़ा हो तो वहां पर और हलंत लास्ट में आ रहा है, तो वो हो जाए आपका इक्तौतु का उदाहरण, ठीक है। आगे जान लेते एक और इस प्रकार का यदि उदाहरण आता है तो फॉर एग्जांपल के लिए एक और इससे ही रिलेटेड एक और उदाहरण बनता है। अब वो उदाहरण कौन सा बनता है आप इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि मैंने बच्चों यहां पर एक उदाहरण ले लिया, जैसे कि नईमान, मैंने एक उदाहरण ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, नईमान ले लिया, है ना। तो नईमान, मान तो इसमें भी आया, लेकिन ध्यान रखना इसमें लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में विसर्ग आया है। तो जिस भी शब्द के अंत में विसर्ग आता है, मान आता है या वान आता है, लेकिन विसर्ग के साथ में आता है, तो वो जाएगा आपका सानच की ओर। मेरी बात समझ गए हैं। और इसी प्रकार से आपके प्रत्यय को पहचाना जाता है, ठीक है। इक्त्वा प्रत्यय का उदाहरण कैसे हमने पहचाना है, क्योंकि इसके लास्ट में ता प्लस आधा वा आता है, तो वो हो जाएगा आपका इक्त्व का उदाहरण। लेप का उदाहरण कैसे पहचानेंगे, जिसके बीच में आपको या दिखाई दे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर एक उदाहरण ले लिया, विहाई, है ना। अब विहाई में लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, या दिखाई दे रहा है। और आपके प्रत्यय में भी क्या है, बीच में या है। मतलब आप बिना किसी सोचे समझे बता देना आप कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका बन जाएगा, मतलब इसमें बन जाएगा आपका कौन सा, यानी कि लेप प्रत्यय आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यानी कि इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, जैसे कि एक इन और इत वाला भी लगभग कभी कभी एग्जाम में इसका भी प्रश्न पूछ लेते हैं या बन जाता है ना। तो ईद और इन वाला जो प्रश्न वो कैसे बनता है वो समझना आप जरा। तो इसके जो प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न कैसे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यहां पर उदाहरण ले लिया, जैसे मैंने उदाहरण यहां पर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक उदाहरण लिख दिया पक्षीन। क्या लिख दिया मैंने,
पक्षीन मैंने एक उदाहरण लिख दिया है ना। तो अब पक्षीन मैंने जो उदाहरण लिखा है, ठीक है। अब इस उदाहरण में देखो आप जैसे इन यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो ये पक्षीन किसका उदाहरण हो गया, यानी कि ये इन प्रत्यय का उदाहरण आ गया। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। इस प्रकार से आपको जितने भी सारे ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के आप टिप और तरीके समझ लेना कि कहां से उसको समझा जाए और किस प्रकार से उसको पहचाना जाए, आपका प्रत्यय का उदाहरण 100% बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है, यानी कि ल्यप प्रत्यय। अब आप जैसे ही आपने देखेंगे कि ल्यप प्रत्यय का उदाहरण अपने को बताना है, तो देखो आगत्य, इसमें लास्ट में आ प्लस गम प्लस ल्यप, इसका यदि हम करके देख रहे हैं तो, है ना, प्लस ल्यप, यदि ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या देखा जाए, यानी कि ल्यप, यानी कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यानी कि या आ रहा है, लास्ट में या, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें बीच में भी या आ रहा है, मतलब ये ल्यप प्रत्यय का उदाहरण आपका बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जितने भी सारे ये प्रत्यय वाले जो पार्ट हैं, इनको आपको ऐसे ही समझना है, ताकि आपका प्रत्यय वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से आप क्लियर हो सके और प्रत्यय के चैप्टर्स को आप सोल्व कर सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब और जैसे कि इसके अलावा और भी जैसे कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आते रहते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ल्यप भी बता दिया। ल्यप समझ रहे हो ना, ल्यप मतलब बीच में या आता है उसमें, और लास्ट में यदि शब्द के लास्ट में या आए तो वो ल्यप का उदाहरण हो जाएगा। तव्यत में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैंने एक यहां पर उदाहरण ले लिया, जैसे कि गंतव्य। क्या ले लिया मैंने, गंतव्य। अब देखो गंतव्य जैसे ही मैंने उदाहरण ले लिया, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, यानी कि तव्यत हो गया। कौन सा हो गया, तव्यत प्रत्यय इसमें हो गया। मैंने आपको टाप का यदि कैसे पहचानेंगे, तो टाप के जो उदाहरण है ना, उसमें जैसे कि आजा शब्द, आजा में आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा, है ना। ये सब नोट कर लो कॉपी में। याचिका, जिसमें लास्ट में आ जाए, है ना, कोकिला, याचिका, बालिका, ये सब प्रत्यय किसके अंतर्गत जाते हैं, टाप के अंतर्गत आपके ये सारे के सारे प्रत्यय आपके जाएंगे। ठीक है, और इसी में से आपके प्रश्न बनने के पूरे चांसेस है। मैंने जो भी बताए हैं, इन शब्दों को आप पहचान लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, एक और जो कि इंपॉर्टेंट, जैसा कि गतः, गतः में आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो समझना जरा। इसके लास्ट में ता है और विसर्ग है, मतलब इसमें बच्चों हो जाएगा आपका इक्तः प्रत्यय। समझ रहे हो ना, ये वाला भी बार बार पूछा जाता है। उदाहरण की यदि मैं बात करूं, जैसे कि चलितः, लब्धः, छिन्नः, भुक्तः, ये सब किसके उदाहरण, किसके अंतर्गत जाएंगे, इक्तः प्रत्यय के अंतर्गत ये सारे के सारे उदाहरण आपके चले जाएंगे। यहां से आपका पूरा कंप्लीट प्रश्न बन जाएगा और आप उसे 100% सोल्व कर देंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक का प्रश्न आपको एग्जाम में आ रहा है और उससे आप इसे समझ लेना, बिल्कुल आप उसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यानी कि अगला जो प्रश्न है वो समझना जरा। तीसरा प्रश्न क्या पूछता है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने को विशेषण बताना है। तो ठीक है, तो किसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, किस भास्कर के बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो एक बात को ध्यान रखना जरा, जो विशेषण होता है ना, वो विशेषण हमेशा आपको पहले दिखने को मिलेगा, बाद में जो रहेगा वो आपका विशेष रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर देंगे। पहले आपका विशेषण रहेगा, बाद में आपका विशेष रहेगा। इस प्रकार का सेंटेंस यदि एग्जाम में आपको आता है तो समझ जाना है कि देखो इसमें चक्षु यहां पर उत्तर आ गया। अब यहां पर सा पीता, देखो इसमें भी क्या, पिता उत्तर आ गया। दोनों में क्या पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है। विशेषण यानी कि विशेषण का जो काम क्या होता है, किसी के बारे में विशेषता बताना। ठीक है, यानी कि एन एडजेक्टिव इज वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई आर नाउन और प्रोनाउन, मतलब इंग्लिश में यदि देखा जाए तो नाउन और प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहा जाता है। मतलब समझ गए हो ना। अब जिसके बारे में विशेषता बताया जाए वो आपका विशेषण हो जाएगा। और विशेष कैसे पहचानेंगे, यानी कि उसके बाद में आपका विशेष रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये वाला जो शब्द है ना, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है वो उसकी विशेष्य हो जाएगा। हमने एक कर्मधारय जो समास है उसमें भी यही पढ़ा और सीखा है ना। तो यहां पर आपका आंसर बन रहा है यत्न। ठीक है, तो यहां पर विशेषण और विशेष्य आप समझ रहे होंगे, है ना। इसका आंसर आपका बन रहा है लोचनम। ठीक है, तो ये समझ रहे होंगे आप। तो यहां से आपकी ये 7 के 7 नंबर आपको किस प्रकार से लाना है ये आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्रमांक 2। तो देखो कुछ इसमें यहां से यहां तक देखो बच्चों, ये
विलोम या पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, तो आप कुछ विलोमों पर पर्यायवाची की प्रैक्टिस कर लेना, आप आराम से इसको बना सकते हैं। दो ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को अपनों को सही करना है। फिर अगला प्रश्न आता है कि भैया हमको ये नाटक कहाँ से याद करना है, कवि की रचना कहाँ से लिखना है। तो मैंने 1-2 दिन पहले ही इसका एक वीडियो बनाया है, जो भी हमारे आईएमपी जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं उनको आप एक नज़र देख लेना, ठीक है। कि जो प्रतिमा जो नाटक है वो भास की रचना है, क्योंकि कालिदास जी ने तो 7 नाटक लिखी है जो कि ये इसमें है ही नहीं, तो आप यूं भी जजमेंट लगा सकते हैं। ये यहाँ से आपका प्रश्न आराम से बन जाएगा। अगला देखिए, यानी कि ये वाला जो प्रश्न कैसे बना है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी आपके पाठ से संबंधित प्रश्न है, तो आराम से इसको बना दोगे। युग मैलिनम कुरुता, तीसरा प्रश्न आपको ये वाला प्रश्न आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अवयव वाले जो चैप्टर्स हैं उस अवयव वाले चैप्टर्स को आप देख लेना, ठीक है। अवयव शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, अवयव और प्रत्यय वाले जितने भी आपके जो अव्यय और उपसर्ग, अव्यय और जो उपसर्ग वाले जो चैप्टर है, यानी कि आपके जो 22 उपसर्ग हैं और कुछ अव्यय वाले जो शब्द हैं, इनको आप एक नज़र देखते जाना, ताकि आप आराम से पहचान जाओगे कि कौन सा शब्द अव्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो ये वाला जो आपका जो चैप्टर है ये आराम से आपका बन जाएगा। आगे देखें, यानी कि यहाँ पर जो धातु वाला जो चैप्टर है, तो देखो धातु तो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगी, तभी आप धातु वाले प्रश्न का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो उसमें थोड़ा सा आपको संधि के जो चैप्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पर 3-4 उदाहरण संधि से आए हैं, तो संधि को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, जरा समझना, मेरी बात को समझना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया भैया मनोरथ, ठीक है। मैंने एक उदाहरण लिख दिया यहाँ पर मनोरथा, ठीक है। तो इसका यदि विच्छेद यदि करेंगे तो हमने एक विच का विच्छेद भी कर दिया, मनहा धन रतहा, मैंने इसका विच्छेद भी कर दिया, ठीक है। तो मेरी जो बात बता रहा हूँ उस बात को समझ रहा है। जो विसर्ग जो संधि होती है ना, मैं सबसे डायरेक्ट पहले बात कर रहा हूँ विसर्ग के बारे में, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ विसर्ग के बारे में। विसर्ग संधि का उदाहरण कैसे पहचानेंगे, तो जिसके अंत में पहले पद में यदि विसर्ग शब्द आए, यानी कि 2 बिंदी आए, मतलब समझ जाना कि 100% आपका विसर्ग संधि का उदाहरण वो होगा। ज्यादा लपड़े में मत पड़ो। आगे देखो, व्यंजन का उदाहरण कैसे पहचानेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया जगत धननाथ, मैंने एक उदाहरण यहाँ पर कौन सा लिख दिया, जगत धननाथ। जगन्नाथ इसका हम जोड़कर यदि लिखें, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला जो शब्द है, इस पहले शब्द में आपको हलंत देखने को मिलेगा, मतलब आप समझ जाना है कि ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। दोनों संधि पहचान गए। अब बचे हुए पहली ये जो जैसे कि दीर्घ है ना, आपकी दीर्घ कैसे पहचानेंगे, वृद्धि कैसे पहचानेंगे, है ना, और इसके अलावा अयादि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो देख लो जरा, इनको भी समझ लो। वृद्धि दीर्घ में क्या होता है बच्चों, आपका हमेशा हर्ष और दीर्घ जो शब्द है आपके, है ना, यानी कि छोटे, वो कुल मिलाकर बड़े हो जाते हैं, यानी कि बड़ी की मात्रा उसमें हो जाती है और बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पर ले लिया हिमालय, हिम धन आलय, यदि इसका विग्रह करके देखेंगे तो हिम आ प्लस आ दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, ठीक है। आ प्लस आ दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, तो यहां पर इसमें क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है, मतलब वो आप दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा। दूसरा मैंने लिखा है वृद्धि, तो वृद्धि में क्या होता है, हमेशा कौन से भी जितने भी सारी वृद्धि संधि के जो उदाहरण होंगे उसमें हमेशा आपको ऊपर 2 मात्रा देखने को मिलेगी। ये टिक है और ट्रिक है, इसको समझना, आप बिल्कुल कभी भी गच्छा नहीं खाओगे, ठीक है। 2 मात्रा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया, जैसे कि जलोध, क्या ले लिया मैंने, जलोद एक उदाहरण ले लिया। देखो आपने जलोद जैसे देखा और ऊपर उसमें डायरेक्ट 2 मात्रा देखी, आप पहचान गए कि ये तो, यदि आपको नियम याद नहीं हो रहा है तो उस टिप पर ये काम करेगा। तो ये हो गया वृद्धि का उदाहरण। अयादि में कैसे पहचान करेंगे, तो उसमें अयादि में आई आव औ आव होता है, आई आव, है ना, आई आव औ आव होता है, ठीक है। आपका अयादि का सेंटेंस बन जाएगा, है ना। इको यंशी, गुण में क्या होता है भैया, गुण में क्या होता है ना, गुण में क्या होता है, ई का या गुण और यण बची अपनी, है ना, और एक बची अपनी पूर्वरूप, ठीक है। तो यण पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी शब्द है ना, उस शब्द के पहले आपको आधा शब्द मिलेगा, यानी कि या, व, रा और ला, इन शब्द के पहले आपको आधा शब्द यदि दिखाई दे, मतलब समझ जाना है कि वो यण संधि का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया, जैसे कि अन्वय मैंने ले लिया, अन्वय,
ठीक है। अन्वय मैंने एक उदाहरण ले तो वा के पहले क्या है, आधा शब्द है, तो मतलब समझ जाना है कि ये हो गया यण का उदाहरण। आगे देखो गुण कैसे पहचानेंगे, गुण में क्या होता है, ए ओ आर अल हो जाता है। अब यूं यदि ये आपको ध्यान में नहीं है तो इसमें एक मात्रा ऊपर होती है गुण में, ठीक है। ए ओ आर अल तो होता ही है इसमें, जैसे कि ए ओ आर अल तो होता ही है, लेकिन इसमें एक मात्रा होती है और आप इसे आराम से बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से संधि को समझना है। ये सारे आपके शब्द रूप से संबंधित प्रश्न हैं, तो शब्द रूप वाले कुछ प्रश्न को आप अच्छे से समझ लेना, आप इसे आराम से बना देंगे। फिर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये इस प्रकार के प्रश्न उत्तर जो कि प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर में पूछे गए थे, तो इन्हीं प्रश्नों के इससे रिलेटेड प्रश्न आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आराम से बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि जो 12 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न का निर्माण करना है आपको, प्रश्न का निर्माण करना है। जो अंडरलाइन जो दे रखा है उस वर्ड को हटाकर उसके स्थान पर कश, के, केन, केम, कीम, काम, है ना, कश, इन शब्दों से आपने को प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। मतलब आप इसको एक नजर देख लेना, किसने क्या कहा, ये किसने क्या कहा, ये पाठ के अनुसार अपने को बताना है। फिर ये वाला जो प्रश्न है यानी कि 14 में क्या करना है कि ये जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद, ये अपने 6 छंद है ना, 6 ये अपने वेदांग है, ये 6 क्या है, ये वेदांग। तो इन 6 वेदांगों को आप अच्छे से तैयार कर लो, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद, है ना। तो ये सारे के सारे 6 अपने वेदांग, तो ये वाले यहाँ से नोट कर लो, आपका ये प्रश्न बन जाएगा। पंचतंत्र की कितनी तंत्र हैं, तो ये सारे यहाँ पर लिखे हैं, जो कि आप इन्हें भी आप तैयार कर लिए। महाकवि भास जी ने 13 नाटक लिखे हैं, जो कि आपके सामने हैं। हितोपदेश किसकी है, तो ये है नारायण पंडित की। किसकी है, हितोपदेश किसकी रचना है, तो ये है बच्चों नारायण पंडित की, ठीक है, नारायण पंडित की रचना है, ये नारायण पंडित हितोपदेश की रचना है। फिर ये तो गद्यांश से आप इसे पढ़ना समझना, बिल्कुल आराम से इसके प्रश्न बना दोगे। फिर आपका यहाँ पर 18 इसके ओआर में भी वही आ रहा है, 17 में भी आपको ये गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेगा, जो आराम से सोल्व कर दोगे, 18 में भी, ठीक है। गद्यांश पद्यांश के प्रश्न को आप 1-2-3 बार पढ़ लेना, समझ लेना, आपका बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा एक रिक्त स्थान कहाँ से पूछा गया था, ये वाला चैप्टर से, यहाँ आप एक नज़र इनको जरूर से प्रैक्टिस में ले लेना, आपका ये प्रश्न आराम से बन जाएगा, ठीक है। इस श्लोक की प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई 2 श्लोक आपके 100% एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न यानी कि ये भी बहुत ही ईजी रहता है, गद्यांश पद्यांश बनाना किस प्रकार से बनाते हैं, ये सब आप इसको यहाँ से समझ लेना, बहुत ही सरल आपका रहेगा। ये चैप्टर्स कहाँ से उठाएं, इन चैप्टर्स को आप एक नज़र जरूर देख लेना। 4 नंबर का प्रश्न है, आराम से बना दोगे। लास्ट नंबर 23 यानी कि निबंध कालिदास और, है ना, तो आप कालिदास और संस्कृत भाषा या महत्वम, ये 2 निबंध आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 2 निबंध यदि आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ से भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, और आप चैनल पर विजिट करोगे तो ये दोनों निबंध भी आपको बिल्कुल चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इस प्रकार के प्रश्न आपके 12वीं के प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इससे रिलेटेड प्रश्न ही आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे। ये प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है, जो बच्चों मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक आंसर पहुंचाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको कुछ समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं अच्छे से समझना। आई होप आप 100% आप सफल होंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रत्येक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और आपको सिर्फ एक बटन दबाने में कुछ ही समय लगता है, और मैं आपकी कमेंट के अनुसार मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। सारे पेपर का सॉल्यूशन, है ना, आपको उसका फुल एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आपका दिन मंगलमय हो, आपका प्रश्न पत्र अच्छा है और अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।